सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत सारा हम रिवीजन करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा इन दोनों को, इरकॉन और रिट्स लिमिटेड को। और ये दोनों रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। और इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा समझो, वो कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी या शेयर होल्डिंग या तो 51% या फिर उससे ज्यादा होती है, तो हम उसे कहते हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जो कि ये दोनों है। और अभी इन दोनों को वित्त मंत्रालय ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। और इस तरह से आप कह सकते हो ये जो इरकॉन है ये 15वां नवरत्न कंपनी बना और रिट्स ये भारत का 16वां नवरत्न कंपनी बना है। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदर्शन करने वाले केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिया जाता है। फुल फॉर्म में आपको दोनों की बता दूं, इरकॉन की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, और रिट्स या राइट्स बोल दो, इसकी फुल फॉर्म होती है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। और एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी तक कितनी महारत्न और कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई है। तो महारत्न कंपनी आपकी 13 है। 13वें नंबर की बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, उससे पहले 12वीं बनी थी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। और नवरत्न कंपनी में हम देख रहे हैं कि 16वीं नवरत्न कंपनी हो गई है ये राइट्स, और 15वीं बन गई है इरकॉन। उससे पहले 14वें नंबर की बनी थी राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर, और उससे पहले 13वीं बनी थी ONGC विदेश लिमिटेड। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, उसको ध्यान में रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। प्रश्न पूछ रहा है अभी हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा माइकल डगलस को। हॉलीवुड एक्टर है माइकल डगलस, जिनको अभी 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दूं, इन्हें इससे पहले 1987 में एक नाटक था इनका वॉल स्ट्रीट नाम से, उसके लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। अभी 2009 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको, और अब हम देंगे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सत्यजीत रे की पहली फिल्म का नाम क्या था जिसके वो निर्देशक थे? तो आंसर होगा पथेर पांचाली। ये प्रश्न जरूर याद रखना, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ये हर साल कहाँ पे होता है? तो हर साल ये यही होता है। इस बार इसका कौन सा संस्करण होगा? 54वां संस्करण होगा। और वहीं पे इनको ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। याद रखना नाम, माइकल डगलस को। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो अभी जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 6 क्षेत्रों में, वो हम रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला था, और ये सम्मान पाने वाली ये तीसरी महिला बनी थी। और हमने इसको कैसे ट्रिक से याद किया था? इनके नाम में गोल्ड आ रहा है, गोल्ड होगा किसी देश के पास तो उसकी इकोनॉमी अच्छी रहेगी। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरानी महिला है। और इनको हमने याद किया था एक दूसरे नाम से, मतलब वर्ल्ड पीस प्राइज 2023 किसे मिला था? नरगिस मोमंड को मिला था, वो अफगानिस्तानी महिला थी। वो नरगिस मोमंड थी, और ये नोबेल पीस प्राइज पाने वाली नरगिस मोहम्मदी थी, ये ईरान से थी। और जब मैंने ट्रिकी वीडियो आप लोगों को नोबेल पुरस्कार का बना करके दिया था, और पहली बात तो वो अगर नोबेल पुरस्कार आप में से किसी ने नहीं देखा, मतलब आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्रिक एग्जाम पे पहली बार है, नए स्टूडेंट हैं, तो आप ही ने नहीं देखा होगा, बाकी हमारे पुराने स्टूडेंट ने तो देख लिया होगा। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। सिर्फ एक बार वो वीडियो देखने मात्र से आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, आप देखोगे तो खुद पता चल जाएगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि अच्छी है या बुरी है, वो आप ही बताएंगे। लेकिन मैंने वहां पे बताया था कि ये शांति का नोबेल पुरस्कार मैं आपको ट्रिक से याद नहीं कराऊंगा, इसको मैं करंट अफेयर से लिंक करके याद कराऊंगा। क्योंकि करंट अफेयर्स में ये प्रश्न हमने पढ़ा था, वर्ल्ड पीस प्राइज 2023 मिला था किसको? नरगिस मोमंड को। तो वो नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और अगर वो नाम याद हो गया आपको तो नोबेल पीस प्राइज तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो नरगिस मोमंड, ये नरगिस मोहम्मदी हो गया। अगला देखो, साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था किसे? जॉन फॉसे को। ये नॉर्वे के लेखक है। कैसे याद किया था हमने? कि साहित्य मत लेना मेरी जान, क्योंकि साहित्य में मेरी जान फंस गई। साहित्य में मेरी जान फंस गई, जॉन फॉसे। ये याद हो गया।
अगला हमने बात करा था केमिस्ट्री का, रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, 3 जनों को मिला था, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रश और एलेक्सी एकिमोव। तो क्या ट्रिक थी हमारी कि मैगी खा के ब्रश करना है, ऐसा हमें किसने कहा था, एलेक्सा ने कहा था, तो एलेक्सी हो गया। अगला था हमारा फिजिक्स का। फिजिक्स का भी 3 वैज्ञानिकों को मिला, नाम है एनी व्हिलियर, फेरेंक क्रॉस और पियरे एगोस्टिनी। तो हमारे जो फिजिक्स के टीचर होते हैं वो बहुत फ्रैंक होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। और कौन से फिजिक्स के टीचर, एनी टीचर ऑफ फिजिक्स। जब भी ये नोबेल पुरस्कार का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, एक बार मैं आपको ट्रिक भी बोल दूंगा, नाम तो रीड कराऊंगा ही, ट्रिक भी बोल दूंगा ताकि आपके दिमाग में वो रहे। जैसे मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 2 जनों को मिला था, कैटलिन कारिको और ड्रू विशमैन को। तो अगर विशमैन काटता है तो विष फैल जाता है, उसका विष खत्म करने के लिए उसे मेडिसिन खिलाओ, उसकी मेडिसिन कहाँ रखी है, केटली में, तो कैटलिन कारिको। बस एक बार आप लोग वो ट्रिक वीडियो देख लेना ताकि आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाए, और आपके दिमाग में उसे बरकरार रखने के लिए बार बार रिवीजन मैं कराता रहूंगा ताकि आप भूलो नहीं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा शिव शंकरी को। अच्छा, वैसे ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और उसके बाद कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं, तो वैसे तो आपको ये याद होगा, लेकिन अभी एक्चुअली में ये दे दिया गया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। शिव शंकरी ये तमिल लेखक हैं, और अभी उन्हें उनके उपन्यास जिसका नाम है सूर्यवंशम, तो उसके लिए अभी इनको 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है। कौन से नंबर का, 32वां सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को। बात करें ये सम्मान देता कौन है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। पहली बार ये 1991 में दिया गया था, और पहली बार किसे दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। बाकी ये ऑप्शन भी मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको अभी 2022 के लिए ही 32वां व्यास सम्मान मिला था इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था, कर्नाटक की गायक है ये। और दामोदर मौजो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 57 नंबर का, और इससे पहले 56वां मिला था नीलमणि फूकन को। आपको याद होगा अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक स्टैटिक प्रश्न मुझे याद आता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो याद रखना, मैं अभी तो बता रहा हूं आपको, ये टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो आपकी 8वीं अनुसूची वाली जो 22 भाषाएं होंगी वो, और एक अंग्रेजी और जोड़ लो। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो 8वीं अनुसूची वाली वो 22 भाषाएं, एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी भी हो गई। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं, और सबसे ज्यादा बार मैं रिवाइज कराता हूं इस प्रश्न को आपके रिवीजन वाली क्लास में। और हाँ, अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक और बात कि हमने जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करना स्टार्ट किया है, ताकि मैं आपको ये चीजें भूलने न दूं। 10-15 मिनट की वो क्लास होती है, एक बार आप क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। जिसने एक बार भी वो क्लास नहीं ली, फिर मुझे आपको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक क्लास ही काफी है आपको उसकी अहमियत बताने में। क्योंकि वो जो क्लास लेते हैं उन स्टूडेंट से पूछिए, वो अब खुद कहते हैं कि अब उनको करंट अफेयर्स याद होने लगा है। वहां आपको याद होने लगती है चीजें, क्योंकि एक ही प्रश्नों को मैं कई बार रिपीट करवा देता हूं, और रिपीट करना ही तो रिवीजन है, रिवीजन ही करते हैं वहां पे। मतलब वो क्लास आप अटेंड कर लोगे तो उसके बाद अलग से फिर आपको करंट अफेयर्स के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके प्लीज, चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने हो, कि आप में से अभी तक किस किस ने वो रिवीजन वाली क्लास अटेंड नहीं करी है। एक बार मैं जानना चाहता हूं, बताइएगा। और अगर कुछ कारण हो तो वो भी बताइएगा कि भाई अभी तक पता नहीं था, अब करेंगे, या फिर और कोई कारण हो। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अभी बढ़ते हैं आगे, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। यहां पे हम 2023 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो आंसर होगा 111। तो इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक गिर गई है, क्योंकि 2022 में ये 107वें स्थान पे था भारत, और अभी 2023 में 111वें स्थान पे आ गया है टोटल 125 देशों में से। तो ये जो इंडेक्स है ये विश्व स्तर पर भूख के स्तर का एक वार्षिक मूल्यांकन है। इस इंडेक्स में भारत में भूख का स्तर गंभीर बताया गया है, और इसमें भारत में चाइल्ड वेस्टिंग जो रेट है, मतलब ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, ये विश्व में सर्वाधिक है। कितना है, 18.7% है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। अगर आपसे कभी पूछ लो, मान ले एग्जाम में थोड़ा डीप में प्रश्न आ जाए कि बताओ कि इसकी गणना, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणना कितने संकेतकों के आधार पर की जाती है, तो 4 संकेतक होते हैं: कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर।
ये बिल्कुल डीप में जाके मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि इस तरह से प्रश्न बन जाए तो आपको क्या करना है। वैसे आपको रैंकिंग याद रखनी है, 111 हमारी रैंक है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है ना उनकी रैंक अच्छी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान की 102 है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है और श्रीलंका की तो 60 है। बताओ। साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो आयरिश एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन एनजीओ है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्प। अब आप जानना चाहोगे कि इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है, मतलब सबसे अच्छी कंडीशन कहां पर है। तो इसमें पहले स्थान पे बेलारूस है, दूसरे पे बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये एक ही देश है, एंड लगा के अलग अलग मत समझना, ये एक ही देश है, बाल्टिक कंट्री है ये। तीसरे स्थान पे चिली है, चौथे पे चाइना और पांचवे पे क्रोएशिया है। भारत 111वें स्थान पर है। अब जैसा कि मैंने कहा 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्सेस हैं वो एक बार रिवाइज करेंगे हम। जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, इसमें भारत 126 नंबर पर है, तो टॉप पे फिनलैंड है। और 126 से आपको याद आएगा कि अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी भारत 126 नंबर पे था, लेकिन वहां पे टॉप पे आइसलैंड है। अब आइसलैंड से आपको याद आएगा अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड था और भारत 127 नंबर पे है। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, इसमें भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें भारत 40वें स्थान पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। और वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत 161 नंबर पे है, तो टॉप पे नॉर्वे है। इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो भारत 131 नंबर पे है, तो टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करें तो पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे भारत है। और अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया उसमें भारत 38 नंबर पर है। तो ये 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड रैंकिंग में आपके सामने लेकर के आया, हमने रिवीजन किया, ध्यान रखना इनको। और जब भी रैंकिंग का प्रश्न आता है बार बार इसी तरह से मैं आपको रिवाइज कराता हूं ताकि चीजें आपके माइंड में सेट होती जाए। बस एक काम आप करा करो, अगर आप जल्दी जल्दी याद करना चाहते हो तो मेरे साथ बोलना भी स्टार्ट कर दो। जिस दिन से आप नोटिस करना खुद से, जिस दिन से आप मेरे साथ बोलना स्टार्ट कर देंगे उस दिन से खुद ब खुद आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। हर साल हम 12 अक्टूबर को मनाते हैं ये विश्व गठिया दिवस, यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। उद्देश्य क्या है? गठिया रोग और इसके प्रभाव और इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना। और इस बार की थीम है लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे आरएमडी का भी मतलब है रियूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटन डिजीज। पहली बार हमने इस दिन को 1996 में मनाया। गठिया रोग क्या है? तो ये एक प्रकार की सूजन है और जोड़ों के दर्द के साथ आने वाली एक बीमारी है। तो ये उम्र के साथ साथ आपको देखने को मिलेगी इंसानों में, जिससे जॉइंट्स में दिक्कत होने लग जाती है, चलने फिरने में, चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। देखो अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया था। 2 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और नेशनल डॉल्फिन डे। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर को नेशनल पोस्ट डे और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अभी 12 अक्टूबर को हमने विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया था और अब विश्व गठिया दिवस भी मना रहे हैं। ध्यान रखना अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं ये। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा जिनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर हैं ये, और अभी उन्हें लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। आपको याद हो तो 2022 की बात है ये। नीरज चोपड़ा इन्हें तब यानी कि 2022 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि मिला नहीं था लेकिन नॉमिनेट हुए थे ये। पर अभी उन्हें लॉरियस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, सम्मानित किया गया है। लॉरियस की बात करें तो ये एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है जिसका मुख्य मिशन युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। और सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे आप तो कि लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया या सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। अभी आपको याद होगा एशियन गेम्स 2022 हुए थे, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। उससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था और वहीं पे उन्होंने 7 अगस्त को वो कारनामा किया था। इसीलिए 7 अगस्त को उनके सम्मान में हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। और वैसे देखो यहाँ पे नीरज चोपड़ा की बात हुई है और ये एक स्पोर्ट्समैन है।
और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी स्पोर्ट्स वाला प्रश्न आएगा मैं आपको हर बार एशियन गेम्स के जो भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं वो रिवाइज कराऊंगा। तो तैयार हो जाओ। और मैंने कहा ना आपको, अगर आपको याद होती चल रही है चीजें तो मेरे साथ साथ बोलते जाना है। तो एशियन गेम्स ये 2022 में होने वाले थे लेकिन 2023 में हुए। कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। कहाँ पे हुआ? चाइना के हांगझाओ में। इसमें जो भारतीय टीम थी उसको स्पॉन्सर किया था अमूल ने। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक 2 खिलाड़ी थे, यानी कि फ्लैग बियरर। एक तो थे हरमनप्रीत सिंह, ये कौन है? मेन्स हॉकी टीम के कप्तान है। और दूसरी है लवलीना बोरगोहेन, ये कौन है? ये बॉक्सर है। अब आप जानना चाहोगे इन्होंने कौन से मेडल जीते थे? तो लवलीना बोरगोहेन ने सिल्वर जीता था बॉक्सिंग में, और हरमनप्रीत सिंह ये तो मेन्स हॉकी टीम के कप्तान है, तो इनकी टीम ने गोल्ड जीता था। और आप पूछोगे इनकी टीम ने किसको हराया? उपविजेता जरूर याद रखना, यहां से प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस में आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा है, वो दूसरे नंबर का पूछता है कि दूसरे स्थान पे कौन है। तो इन्होंने जापान को हराया, ये याद रखना। लेकिन इसमें भारतीय महिला टीम, इसने गोल्ड नहीं जीता, इसने केवल ब्रोंज जीता है, ये ध्यान रखना। और मैंने टीम करके आपको अलग से याद कराया फॉर्मेट बना करके कि टीम इवेंट में किस किसने गोल्ड जीता। तो एक तो याद रखना ये मेन्स हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है, जापान को हराया था। एक क्रिकेट में हम बात करें तो क्रिकेट में पुरुष टीम ने और महिला टीम ने दोनों ने गोल्ड जीता। लेकिन अगर बात आती है इन्होंने हराया किसको, तो पुरुष टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हराया और महिला टीम ने श्रीलंका की टीम को हराया। वहीं कबड्डी में भी बात करते हैं तो टीम इवेंट में इसमें पुरुष जो कबड्डी टीम थी उसने भी गोल्ड जीता और महिला टीम ने भी गोल्ड जीता। लेकिन पुरुष टीम ने ईरान को हराया और महिला टीम ने चीनी ताइपे को हराया। और महिला टीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एशियन गेम्स के इतिहास में हमारा 100वां पदक जीता है। क्योंकि इस बार के एशियन गेम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बार हमने 100 का आंकड़ा पार किया, जिसमें 100 वाला मेडल इन्होंने ही जीता है, 100वां पदक। और कौन सा जीता? इन्होंने गोल्ड जीता। अब आप पूछोगे टोटल भारत ने कितने मेडल जीते? टोटल 107 जीते हैं। मेडल लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर है। गोल्ड हमारे पास 28 है, सिल्वर 38 है और ब्रॉन्ज है 41। टोटल 107 हो गए। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे जापान, तीसरे पे साउथ कोरिया है। एक ये पॉइंट भी जरूर याद रखना, ये रह जाता है बार बार, कि समापन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन थे? तो PR श्रीजेश थे। ये मेन्स हॉकी टीम के गोलकीपर है। इसका पिछला इतिहास भी देख लेते हैं कि पहली बार एशियन गेम्स 1951 में हुए थे, नई दिल्ली में हुए थे। भारत इसको 2 बार होस्ट कर चुका है, 1951 और 1982 में। पिछले वाले 2018 में इंडोनेशिया में हुए थे, इस बार हमने कहा ये चाइना होस्ट कर रहा है। और 2026 वाले कहाँ पे होंगे? जापान में होंगे। तो एशियन गेम्स से ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिए। इसी फॉर्मेट में मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा जब भी स्पोर्ट्स वाला प्रश्न होगा, तो आप बस तैयार रहना, मेरे साथ साथ बोलने के लिए आपको याद हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा VJ कुरियन। VJ कुरियन ये साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन बन गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? सलीम गंगाधरन का। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 1929 में, हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरल में। अच्छा, त्रिशूर से आपको एक महोत्सव याद आएगा, त्रिशूरपुरम महोत्सव, पढ़ा है हमने कई बार, केरल में मनाया जाता है। वैसे इसका टैगलाइन क्या होता है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंक। बाकी अभी याद है आपको ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने थे संजीव मंत्री। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD CEO देवदत्त चंद बने और बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO रजनीश कर्नाटक बने। तो नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि अभी अक्टूबर 2023 में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भारत में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक ये भी भारत में हुई 14 अक्टूबर 2023 को, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में भी कहाँ? मुंबई में। और ये प्रश्न इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, या ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार है जब भारत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत 1983 में इसकी मेजबानी कर चुका है, तब उसने यह आयोजन नई दिल्ली में किया था। इस बार मुंबई में हो रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात चल रही है तो एक पॉइंट में यहीं पे आपको बता दूं कि अभी इसने चार्टर के उल्लंघन के लिए रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, स्थापना होती है 23 जून 1894 में, इसीलिए तो आप 23 जून को ओलंपिक डे मनाते हो। हेडक्वार्टर लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष है थॉमस बक। और इसका जो पहला ओलंपिक है वो कहाँ पे हुआ था? इसकी स्थापना के 2 सालों के बाद हो गया था 1896 में, ग्रीस एथेंस में। और अभी याद है आपको जो समर ओलंपिक है 2024 में, वो 33वें नंबर का है, 33 नंबर का जो होगा पेरिस फ्रांस में।
उसके बाद 2028 वाला समर ओलंपिक लॉस एंजल्स में होगा और 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा के काजू को अभी जीआई टैग मिल गया है, यह आपको ध्यान रखना है। और जब भी जीआई टैग वाला प्रश्न आता है, मैं आपको 2023 में जितने भी जीआई टैग्स मिले उनको आपको रिवीजन करवाता हूँ। कई बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम गोवा का रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि गोवा बहुत दिन हो गए हमने इसको पढ़ा नहीं है। और फिर अगली बार जब जीआई टैग वाला प्रश्न आएगा तब 2023 के सारे जीआई टैग्स हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मंडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और इसके गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। आपको याद है अभी किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया था? तो आंसर होगा गोवा में। गोवा की कैपिटल पणजी में जो अगुवाड़ा किला है वहां पे अभी गोवा सरकार ने ग्रह आधार योजना शुरू की थी। और 37 नवंबर के नेशनल गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? 2023 में गोवा में, जिसका शुभंकर है, मैस्कोट है मोगा। अभी आपका रेबीज मुक्त पहला राज्य भी गोवा बना था। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य भी गोवा बना था। और अपने सभी सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य भी गोवा बना था। गोवा ने अभी ग्रामीण मित्र योजना भी शुरू की थी। अभी गोवा के मानकुराद आम को जीआई टैग मिला था। गोवा बेबिंका जो कि एक तरह का हलवा है, उसे भी जीआई टैग मिला था। और सिग्मो फेस्टिवल का मनाया जाता है गोवा में। जाओ जाओ फेस्टिवल ये भी यहाँ पे मनाया जाता है। और इस साल जो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन हुआ था उसका भी आयोजन गोवा में हुआ था। और यहाँ पे जो एक एयरपोर्ट है मोप्पा एयरपोर्ट, उसका नाम वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे रखा गया था। अच्छा, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय 1961 में। याद रखना, गोवा में आपको डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी मिलेगी, लेकिन डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज धावक कौन बन गया? तो आंसर होगा मणिकांत होबलीधर। तो मणिकांत होबलीधर ये 100 मीटर रेस में भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। अभी जो कर्नाटक के बंगलुरु में 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुई, उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने मात्र 10.23 सेकंड में 100 मीटर की रेस को पूरा कर लिया और इस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया 10.26 सेकंड का, जो कि 2016 में उड़ीसा के अमिया कुमार मलिक ने बनाया था। तो इनका नाम है मणिकांत होबलीधर। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? और आप में से कौन कौन स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा आपको ये बताइएगा। और जो मैंने आपसे बीच में रिवीजन वाले वीडियो की बात कही थी ना, वो जरूर बताना, क्योंकि मुझे वास्तव में जानना है कि आप में से किस किस स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार भी नहीं देखा। तो क्यों नहीं देखा? क्या आपको पता नहीं था और पता चल गया तो हाँ अब देखोगे, फिर देख करके बताओगे कि हाँ भाई कैसा है, या फिर देखना ही नहीं है? उसका कुछ भी कारण हो सकता है, वो मुझे जानना है प्लीज। बाकी देखो, इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपकी क्विज बना दी जाती है, आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में मिलेगी। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों चीजें फ्री में अवेलेबल है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको रिवीजन करवा दूं। तो पहला प्रश्न पूछा था कि इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन अजय। फिर पूछा विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया? इस बार 12 अक्टूबर को मनाया, क्योंकि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को होता है ये। फिर पूछा आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। फिर पूछा अभी 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। फिर पूछा भारत को 2 सालों के लिए किसका उपाध्यक्ष बनाया गया? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। और भेल के डायरेक्टर बन गए बानी वर्मा। फिर पूछा अभी हुरुन सूची 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी। फिर पूछा आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। फिर पूछा मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को कब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर को। और फिर पूछा था किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया? पंकज बोरा। और गाइज अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, याद दिला रहा हूं। और इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है। देखो पूरे वीडियो में मैंने आज आपको कहीं नहीं बोला, लेकिन लास्ट में बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा मान रख लेना प्लीज। मेरा नहीं तो कम से कम इस वीडियो का मान रख लेना, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलती है। तो उसकी भी हेल्प करना, उसे शेयर करने में।
अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि इस राज्य के रायगढ़ शॉल और कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला, तो आंसर होगा उड़ीसा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। और यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने एसडीजी वाली और नोबेल पुरस्कार की ट्रिक की वीडियो आ रही है। अगर नहीं देखा तो इस पर क्लिक करके आप देख लीजिए, डायरेक्ट वहीं पे चल जाओगे। थैंक यू।